FM लाइफलाइन लाइफलाइन लाइफलाइन। आज के एफएम लाइफलाइन कार्यक्रम में हमारे विशेष मेहमान हैं डॉक्टर संतोष कुमार, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, पीजीआई चंडीगढ़। हम डॉक्टर साहब से आज बात करेंगे प्रोस्टेट की विभिन्न प्रकार की बीमारियां और उनका उपचार। डॉक्टर संतोष कुमार, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपसे सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि प्रोस्टेट की बीमारियां कौन कौन सी होती हैं और ये क्या है? प्रोस्टेट एक ग्लैंड है जो कि पुरुषों में पाया जाता है। ये जन्म के समय ही होता है, पेशाब के थैले के निचले हिस्से में। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये ग्लैंड बढ़ता जाता है और इस ग्लैंड का मेल में, पुरुषों में फर्टिलिटी एंड सेक्स रिलेटेड इशू से संबंध है। यदि ये ग्लैंड नहीं होगी तो मेल फर्टाइल नहीं होंगे, क्योंकि ये जो स्पर्म होती है जो बच्चे के जन्म के लिए जरूरी होती है ओवा को फर्टिलाइज करने के लिए, उसके हेल्थ के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड का सेक्रेशन बहुत जरूरी होता है। तो ये ग्लैंड है जो कि नॉर्मल ऑर्गन है, जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड या गदूरा भी कहते हैं पंजाब में। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है इस ग्लैंड में चेंज आते जाते हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड में 3 तरह की बीमारी हो सकती है। एक, जब इन्फेक्शन होती है जो कि यूजुअली यंग एडल्ट में होती है, 30, 40, 50 साल के लोगों के एज में, जिसे प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। दूसरी होती है एज के साथ साथ प्रोस्टेट ग्लैंड का इनलार्जमेंट होता है, जिसे बीपीएच या प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट कहते हैं। तीसरा जो होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर हो सकता है, जो कि सबसे खतरनाक होता है। तो ये 3 तरह की बीमारी प्रोस्टेट ग्लैंड में होती है। तो डॉक्टर साहब, इन तीनों बीमारियों को, जैसे आपने बताया कि पहले इन्फेक्शन, फिर एनलार्जमेंट और तीसरा कैंसर, इनके मुख्य कारण क्या है, क्यों होती हैं ये? देखिए, किसी भी तरह की पेशाब के रास्ते में जो इन्फेक्शन होती है या पेशाब का रास्ता नैरो हो जाता है या स्ट्रक्चर हो जाता है, तो बैक फ्लो जो होते हैं, यूरिन की जो बैक फ्लो होती है वो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर जाती है, जिसके कारण प्रोस्टेटाइटिस होती है। और ये प्रोस्टेटाइटिस के कारण पेशाब में जलन, थोड़े बहुत खून भी आ सकते हैं, टट्टी में के रास्ते में भी दर्द हो सकती है, बुखार भी आ सकती है। यदि इसे एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं, इसे अच्छी तरह नहीं ट्रीट किया तो प्रोस्टेट ग्लैंड में एब्सेस भी बन जाते हैं, पस की गांठें भी बन जाती है। और इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट के कारण ये क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस हो जाती है, जो कि इन्फेक्शन अंदर घुस जाती है, डेप्थ में घुस जाती है, बंकर बना लेती है, तो वो इन्फेक्शन जल्दी जाती नहीं है। यदि बहुत इन्फेक्शन चली भी जाती है तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन एंड फाइब्रोसिस के कारण प्रोस्टेट ग्लैंड में दर्द होती रहती है, पेशाब में डिस्कम्फर्ट होते रहते हैं, कभी टेस्टिस में दर्द होती है, कभी पेशाब वाले रास्ते में दर्द होती है। तो क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस के कारण बहुत लंबे समय तक पेशेंट परेशान होते हैं। आम इंसान को पता कैसे चलता है कि उसे प्रोस्टेटाइटिस हो रहा है और उसको इसका इलाज करवाना है इमीडिएटली? जब पेशाब के रास्ते में दर्द होती है या सेक्स के दौरान भी पेन होती है या इजेकुलेशन के दौरान भी पेन होती है या अंडकोश में, टेस्टिस में भी दर्द होती है, इस तरह की प्रॉब्लम होती है, इसका मतलब कि इन्हें प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है। और एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस में, एक्यूट इन्फेक्शन में बुखार भी साथ में आ सकती है और पेशाब में पस भी आ सकती है। लेकिन जब क्रोनिक होती है तो इसमें बुखार नहीं आती है, केवल ये सिम्टम्स होते हैं। तो डॉक्टर साहब, जब ये सिम्टम्स दिखाई दें तो मरीज को उस समय क्या करना चाहिए इमीडिएटली? इस समय किसी भी यूरोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट करना चाहिए और अल्ट्रासाउंड, यूरिन कल्चर करके एडिक्वेट एंटीबायोटिक 2 से 4 हफ्ते कम से कम टोटल एंटीबायोटिक लेनी चाहिए कि एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस जो हो कंप्लीट रिजॉल्व हो जाए। यदि इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट होगी तो वो क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस में कन्वर्ट हो जाएगी और हर समय थोड़ी बहुत डिस्कम्फर्ट करती रहेगी, फिर लंबे समय तक दवा की जरूरत पड़ती है।
डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट का क्या मतलब? यदि एंटीबायोटिक आपने 2-4 दिन ले लिया, सिम्टम्स ठीक हो गए, बस बंद कर दिया। कंप्लीट ट्रीटमेंट आप अकॉर्डिंग टू कल्चर मिनिमम 2 वीक्स एंटीबायोटिक्स की जरूरत होती है, कभी कभी 6 वीक्स एंटीबायोटिक्स की भी जरूरत पड़ती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ज़रूरी है भी जब भी एंटीबायोटिक बंद करनी हो डॉक्टर से हाँ पूछ के ही बंद की जाए। हाँ जी। डॉक्टर साहब, इसके बाद हम चर्चा करेंगे एनलार्जमेंट के बारे में, उसके बारे में बताइए। ये एक इम्पोर्टेंट चीज ये है, कभी भी पेशाब की प्रॉब्लम हो और 45 साल से ऊपर की उम्र है तो पीएसए जरूर करानी चाहिए। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ता जाता है। ये सभी लोगों में होती है कि वक्त के साथ प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ता चला जाता है, जो 45 साल के बाद ज्यादा होती है। और इसकी वजह भी होते हैं, जैसे एज जैसे जैसे चेंज होते हैं वैसे वैसे बॉडी का जो हार्मोन्स होते हैं उसके मिलियू में भी चेंज होती है। और बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर होते हैं, वो भी प्रोस्टेट ग्लैंड के साइज को इनलार्ज करते हैं। और खान पान का भी इसका इफेक्ट पड़ता है। यदि ओबीज लोग हैं उसमें भी प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज बड़ी होती है। तो जब प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ती है तो पेशाब के थैली के अगले हिस्से में एक ग्लैंड होती है, तो पेशाब में रुकावट डालती है। तो पेशाब रुक रुक के होना, पेशाब बार बार होना, पेशाब बिल्कुल खाली नहीं हो पाना, कभी पेशाब में खून आ जाना, कभी इन्फेक्शन हो जाना, कभी रात में बार बार पेशाब के लिए उठना, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। और कभी पेशाब में इन्फेक्शन बार बार होना भी प्रोस्टेट की वजह से हो सकती है। लेकिन प्रोस्टेट इनलार्जमेंट एंड प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम्स दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं। तो किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है, 45 साल से ऊपर के उम्र के हैं, तो पीएसए जरूर कराना चाहिए कि ये कैंसर तो नहीं है। और अल्ट्रासाउंड एक करा के देखते हैं कि प्रोस्टेट की साइज कितनी है, पेशाब कितनी रुकी रह जाती है, किडनी में कोई सूजन तो नहीं है। साथ साथ एक यूरोफ्लोमेट्री भी कराते हैं कि पेशाब की फ्लो कैसी है, कम है या ज्यादा है। साथ साथ किडनी फंक्शन टेस्ट कराने की जरूरत होती है। तो कोई भी पेशाब की प्रॉब्लम से पुरुष आते हैं जिनकी एज 45 साल से ऊपर होती है, तो पीएसए, अल्ट्रासाउंड, यूरोफ्लोमेट्री, और कोई इन्फेक्शन है तो यूरिन कल्चर और किडनी फंक्शन टेस्ट करा के जरूर यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। और यदि पीएसए बढ़ी है तो जब तक पीएसए नॉर्मल न हो जाए तब तक आप प्रोस्टेट के इनलार्जमेंट की ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं। प्रोस्टेट को छोटा करने का ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि पीएसए बढ़ी है तो हमें कैंसर रूल आउट करना जरूरी होता है। तो पहले हमें इन्फेक्शन को ट्रीट करके देखना है पीएसए नॉर्मल होती है या नहीं। नहीं नॉर्मल होती है तो इसके लिए फर्दर टेस्ट करने की जरूरत होती है। यदि कैंसर नहीं है, सिर्फ प्रोस्टेट इनलार्जमेंट है, तो इसमें 2 तरह की ट्रीटमेंट होती है। एक तो फ्लो, उसको ट्रीट करने के लिए जरूरत होती है, जिसे अल्फा ब्लॉकर्स कहते हैं। एक दूसरी होती है डूटास्ट्रैट, जो प्रोस्टेट के साइज को बढ़ने से रोकती है। तो ये 2 तरह की ट्रीटमेंट सिंपल प्रोस्टेट इनलार्जमेंट में होती है। डॉक्टर साहब, आपने एक शब्द का प्रयोग किया पीएसए, और पीएसए वैल्यू का जिक्र किया। ये पीएसए क्या है और कितनी वैल्यू नॉर्मली होनी चाहिए? ये पीएसए को कहते हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जो प्रोस्टेट ग्लैंड से सिक्रीट होती है और थोड़ी बहुत ये ब्लड में चली जाती है। यदि प्रोस्टेट जैसे जैसे बढ़ती है थोड़ी बहुत ये भी बढ़ती है, लेकिन कैंसर में ये ज्यादा बढ़ती है। कोई इन्फेक्शन हो गई है तो भी उसमें बढ़ सकती है। तो ये एक सिंपल ब्लड का टेस्ट है जिससे पता चल जाता है कि ये कोई कैंसर का शक तो नहीं है। यदि कैंसर नहीं है तो मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं। कभी कभी मेडिकल ट्रीटमेंट काम नहीं करती है तो फिर सर्जरी की जरूरत होती है। तो 2/3 पेशेंट में अप टू 70% पेशेंट में मेडिकल ट्रीटमेंट से काम चलता रहता है। लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, 1 महीने 2 महीने के लिए नहीं होती है, सालों साल के लिए होती है।
दूसरी है कि कभी कभी सर्जरी की जरूरत पड़ती है 1/3 पेशेंट में। तो सर्जरी की जरूरत के कुछ स्पेशल इंडिकेशन होते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि सर्जरी की जरूरत कब पड़ती है। यदि किसी की प्रोस्टेट बहुत बड़ी है और पेशाब बहुत ज्यादा रुक जाती है, या पेशाब में बार बार इन्फेक्शन हो रही है, या बार बार ब्लड आ रहा है, या पेशाब के थैली में पथरी बन जा रहा है, या मीडियन लोब बढ़ी हुई है, या कोई लंबे समय तक मेडिसिन नहीं खाना चाहते हैं, या मेडिकल ट्रीटमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो उन्हें सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तो ये ट्रीटमेंट जो था वो प्रोस्टेट का सिंपल इलार्जमेंट, जिसे बीपीएच कहते हैं, नॉन कैंसरस। लेकिन कोई भी सर्जरी करने से पहले, क्योंकि जो प्रोस्टेट की जो सर्जरी होती है नॉन कैंसरस की, वो दूरबीन से होती है, लेकिन कैंसर वाले प्रोस्टेट की जो सर्जरी होती है वो रोबोट से होती है। तो यदि पीएसए बढ़ी हुई होती है तो कहीं भी दूरबीन से सर्जरी या लेजर से सर्जरी ना कराएं, उसका इवेल्युएशन जरूर कराएं कि कोई प्रोस्टेट कैंसर तो नहीं है। यदि प्रोस्टेट कैंसर है और प्रोस्टेट के अंदर ही है तो रोबोटिक सर्जरी द्वारा उसे निकाल देते हैं। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया मेडिकल ट्रीटमेंट का, तो इसके बारे में भी थोड़ा बताइए कि ये ट्रीटमेंट कैसा होता है, कितनी देर चलता है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्योंकि कुछ लोग ट्रीटमेंट करवाते करवाते बीच में रुक जाते हैं। तो क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, ताकि लोगों को मालूम हो कि वो ट्रीटमेंट करा रहे हैं, इतना समय लगेगा, ये कुछ समस्याएं भी आएंगी, लेकिन एक बड़े रीज़न के लिए, बीमारी को दूर करने के लिए हमें ट्रीटमेंट पूरा लेना है। देखिए, नॉन कैंसरस प्रोस्टेट जिसे बीपीएच कहते हैं, तो इसकी प्रोस्टेट की यदि प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट तो सबकी बढ़ती है, 45 साल के बाद जितने भी पुरुष होंगे सब में प्रोस्टेट बढ़े हुए होंगे, लेकिन सबको सिम्टम्स नहीं होगी। जिनको सिम्टम्स होगी उनको टेस्ट कराने की भी जरूरत है, जिसे स्मार्ट स्क्रीनिंग कहते हैं। और यदि सिम्टम्स है तो, और प्रोस्टेट इनलार्ज नहीं है, प्रोस्टेट जस्ट कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसमें मसल्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो उसको रिलैक्स करने की केवल जरूरत है, तो अल्फा ब्लॉकर मेडिसिन देते हैं, एक टैबलेट जो रात को लेनी होती है, जो कि पेशाब के रास्ते को रिलैक्स कर देती है, तो यूरिन आराम से पास हो जाती है। लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज भी बड़ा हुआ है, 30 ग्राम से ज्यादा की साइज है प्रोस्टेट ग्लैंड की, तो उसके साइज को ज्यादा बढ़ती रहेगी साइज, तो पेशाब बंद हो जाएगी या सर्जरी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए प्रोस्टेट के साइज को छोटा करने के लिए जो दवा देते हैं, जिसे डूटास्ट्राइड या फिनास्ट्राइड कहते हैं। कुछ दवा के साइड इफेक्ट होते हैं, एक अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं जिसकी साइड इफेक्ट होती है कि ड्राई इजेकुलेशन होते हैं, तो यंग पेशेंट में उस दवा को नहीं देनी है। कुछ दवा के साथ कभी कभी लूज मोशन भी होते हैं, तो फिर उसे चेंज करने की जरूरत होती है। एक टैमसुलोसिन मेडिसिन होती है, जो कि किसी को कैटरैक्ट की सर्जरी करानी है तो टैमसुलोसिन मेडिसिन को बंद करने की जरूरत होती है, या उसका अल्टरनेटिव मेडिसिन देने की जरूरत पड़ती है। कभी कभी ये प्रोस्टेट साइज करने वाली दवा जो यूज करते हैं, तो वो सेक्स प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है 2-4% लोगों में, 100 में से 2-4% लोगों में, और ये ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम भी कर सकता है। तो ये सारे इनके साइड इफेक्ट हैं दवा के। और जब प्रोस्टेट ज्यादा बढ़ा हुआ है तो मेडिसिन सालों साल, इवन 5 साल तक खानी पड़ सकती है। लोग क्या करते हैं, मेडिसिन शुरू तो कर लेते हैं, सिम्टम्स रिलीव हो गई वो बंद कर देते हैं, लेकिन प्रोस्टेट की साइज बढ़ती चली जाती है, या जैसे बंद किया पेशाब के रास्ते में फिर से रुकावट हो गई, फिर से इन्फेक्शन शुरू हो गया। तो विदाउट डॉक्टर के कंसल्टेशन से ये दवा बंद नहीं करनी चाहिए, और बिना पीएसए कराए दवा शुरू भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दवा शुरू करने से पेशाब की फ्लो इम्प्रूव हो जाती है, लेकिन प्रोस्टेट कैंसर बढ़ती रहती है।
डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा कि ये जो ट्रीटमेंट है कई बार 5-5 साल चलता रहता है, बहुत लंबा ट्रीटमेंट है, तो पेशेंट को कितनी कितनी देर बाद डॉक्टर के पास जाते रहना चाहिए और कौन कौन से टेस्ट करवा के जाना चाहिए? देखिए, हर पेशेंट को 3 से 6 महीने के बाद एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यदि वो रिमोट प्लेस से है तो साल में एक बार डॉक्टर से जरूर मिले। उसमें एक पीएसए का टेस्ट, एक आरएफटी, एक अल्ट्रासाउंड प्रोस्टेट के लिए, किडनी के लिए, और पोस्ट वॉइड रेजिड्यू, मतलब पेशाब करने के बाद पेशाब के थैली में कितनी यूरिन बच जाती है, ये टेस्ट बहुत ही जरूरी होता है। या किसी को बार बार इन्फेक्शन हुआ है तो वो यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन का भी टेस्ट लेके आए। तो डॉक्टर साहब, इसके इलाज के लिए या सब्सिक्वेंट विजिट के लिए केवल एक यूरोलॉजिस्ट ही देख सकते हैं या जनरल फिजिशियन भी बता सकते नहीं, यदि यूरोलॉजिस्ट के पास जाए तो ज्यादा इवेल्युएशन बेहतर होगा, और आजकल हर जगह यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल है। जहाँ यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है तो जनरल फिजिशियन से भी राय ले सकते हैं। उन्हें कोई डाउट हो तो फिर वो यूरोलॉजिस्ट के पास भेज सकते हैं। बहुत सारे जनरल फिजिशियन भी पीएसए के बारे में उतने अवेयर नहीं होते हैं। किसी को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है तो पीएसए भी करानी चाहिए, तो उस बातों का ध्यान नहीं देते हैं। पेशेंट की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई, बस वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की दवा शुरू करने के बावजूद भी कुछ दिनों के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड में कहीं कैंसर का फोकस डेवलप कर सकता है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने का नेचुरल हिस्ट्री होती है और कैंसर का भी इंसिडेंस बढ़ता जाता है। और 90 साल या 100 इयर्स में आप देखें तो ऑलमोस्ट 80% पेशेंट के प्रोस्टेट में कैंसरस चेंजेज होती है। तो डॉक्टर साहब, ये जो कैंसरस चेंजेस होती हैं ये कब होती हैं और क्यों होती हैं और किन लोगों में होती हैं? देखिए, प्रोस्टेट कैंसर की जो वजह बताई जाती है वो है कि किसी के फैमिली हिस्ट्री में प्रोस्टेट कैंसर की प्रॉब्लम है तो उनके बच्चे को प्रोस्टेट कैंसर होने के चांस काफी ज्यादा होते हैं। जिनके फैमिली में रेड मीट का ज्यादा सेवन होता है, अल्कोहल का ज्यादा सेवन होता है, एक्सेस फैट का ज्यादा सेवन होता है, एक्सेस शुगर का ज्यादा यूज होता है, सन रे अवॉइड करते हैं, विटामिन डी की कमी होती है, एक्सरसाइज योगा की कमी होती है, तो ये सारे डाइट जो होते हैं एक्सेस में ये सारे चीजें होते हैं तो कैंसर करवा सकते हैं। कुछ तो कहते हैं कॉफी, सिगरेट, स्मोकिंग भी ये कॉज कर सकता है, और हेरिडिटी या जेनेटिक म्यूटेशन भी ये काम कर सकता है, और बॉडी में हार्मोनल चेंजेज होते हैं, और एज भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है बॉडी को कैंसर से फाइट करने का पावर कम होता जाता है। तो ये सारे वजह होते हैं प्रोस्टेट कैंसर डेवलप होने के। तो डॉक्टर साहब, जब एक पेशेंट डायग्नोज हो गया कि हाँ उसे प्रोस्टेट कैंसर है तो आप उसका इलाज फिर कैसे करते हैं? क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है? देखिए, ये देखा जाता है कि ये प्रोस्टेट कैंसर है वो केवल प्रोस्टेट में ही है या ये कैंसर प्रोस्टेट से बाहर फैली हुई है। तो जो कैंसर प्रोस्टेट के अंदर ही होती है उसे लोकलाइज प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। जैसे स्टेज 1, स्टेज 2 प्रोस्टेट कैंसर, तो पेशेंट यदि फिट है तो रोबोट के द्वारा सर्जरी करके ये ग्लैंड को बिल्कुल निकाल देते हैं जड़ से, और फिर पेशाब के थैली एंड पेशाब के रास्ते को फिर से रिपेयर कर देते हैं, जिसको रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी कहते हैं। आजकल रोबोटिक सर्जरी के द्वारा इसे करते हैं तो रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी कहते हैं। स्टेज 1 और 2 में ये बेस्ट ट्रीटमेंट माना गया है, और जब ये स्टेज 3 होती है तो क्योर की संभावना कम होने लगती है, और स्टेज 4 में मतलब कि कैंसर प्रोस्टेट से बाहर बोन्स में, लिम्फ नोड्स में या और कहीं चली गई है, मतलब कैंसर फैल गई है, जिसे मेटास्टेसिस कहते हैं। जब कैंसर फैल गई होती है तो हमें हार्मोनल ट्रीटमेंट देने की जरूरत होती है, कभी कभी कीमोथेरेपी की भी जरूरत होती है, और फर्स्ट स्टेज हार्मोनल ट्रीटमेंट,
फिर एंटी एंड्रोजन, फिर और भी तरह के मेडिसिन जो होते हैं वो देने की जरूरत होती है। ये डिपेंड करता है कि कैंसर कितना एग्रेसिव है, कितना फैला हुआ है, और एक ट्रीटमेंट के बाद दूसरे ट्रीटमेंट की ऐड करने की जरूरत होती है। जैसे हम दवा देते हैं वो कैंसर की फूड सप्लाई बंद कर देती है, लेकिन कैंसर, यदि मान लीजिए कैंसर पराठे खाते हैं तो आप पराठे की सप्लाई बंद कर दिया तो कैंसर थोड़े कमजोर होंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद कैंसर दूसरा से चावल खाना शुरू कर दिया, फिर दूसरी दवा देके आपने चावल की सप्लाई बंद की, चावल की सप्लाई बंद कर दिया तो कैंसर ने रोटी खाना शुरू कर दिया। फिर आपको अलग दवा ऐड करने की जरूरत होती है कि कैंसर की फूड की सप्लाई को आप बंद करेंगे तो कैंसर कमजोर हो जाएगा, क्योंकि जब कैंसर फैली हुई है तो उसे जड़ से खत्म करना नामुमकिन होता है। लेकिन इस तरह के विभिन्न दवाओं के यूज से भी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ लाइफ को बढ़ा सकते हैं। और कभी कभी ये कैंसर किडनी की नली को बंद कर देती है, पेशाब के रास्ते को बंद कर देती है, तो पेशाब के रास्ते को खोलना भी पड़ता है या किडनी में ट्यूब भी डालनी पड़ती है। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब हुआ कि बहुत ज़रूरी है कि स्टेज 1 और स्टेज 2 में ही प्रोस्टेट कैंसर का अगर पता चल जाए तो इंसान ठीक हो सकता है, प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है। हाँ तो वो खास लक्षण बता दीजिए ताकि मरीज़ पहली और दूसरी स्टेज में ही डॉक्टर के पास पहुंच जाए और अपना इलाज करवा सके। देखिए, ऐसा है कि स्टेज 1 और स्टेज 2 में इंडिया में पीएसए की स्क्रीनिंग नहीं होती है। वेस्टर्न कंट्री में, यूएसए वगैरह में पीएसए स्क्रीनिंग बहुत ही कॉमन है कि 45 साल से ऊपर के सारे पुरुष साल में एक बार पीएसए कराते हैं। तो वहाँ 70% केस में अर्ली डिजीज डिटेक्ट होता है और 20 to 30% केस में वहाँ फैली हुई बीमारी डिटेक्ट होती है। इंडिया में उसका उल्टा है। इंडिया में पीएसए यूजुअली कराते नहीं है, तो क्या होता है 70 to 80% पेशेंट आते हैं जब कि बीमारी हड्डी में चली गई है, पेशाब की दिक्कत होती रहती है कोई बात नहीं है, लेकिन बीमारी अचानक हड्डी में चली गई है तो आते हैं। फैली हुई बीमारी से 70% लोग आते हैं कि कैंसर प्रोस्टेट फैली हुई है, और फिर ट्रीटमेंट कॉस्टली हो जाता है, लंबा हो जाता है। केवल 30% पेशेंट आते हैं जिनकी कैंसर केवल प्रोस्टेट में है, जिसे हम लोग रोबोटिक सर्जरी कहते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम पीएसए टेस्ट को प्राथमिकता दें और यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, और पीएसए बढ़ी हुई है तो प्रॉपर इवैल्यूएशन जरूरी होती है। लेकिन ये कैंसर ऐसा होता है कि बहुत केस में कोई सिम्टम्स नहीं देती है और एक कैंसर फैल जाती है, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इवैल्यूएशन किया गया तो पाया गया कि कैंसर फैली हुई है। इसलिए पीएसए की इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि कोई सिम्टम्स नहीं होता है तो कोई टेस्ट नहीं कराते हैं। तो 45-50 साल के बाद यदि पीएसए की टेस्ट कराई जाए तो ये कैंसर अर्ली डिटेक्ट होती है। वो भी साल में एक बार पीएसए का टेस्ट काफी होता है। तो डॉक्टर साहब, जिनके परिवार में ऐसी समस्या है, प्रोस्टेट कैंसर हुआ है, उनको कोई खास प्रिवेंशन लेना चाहिए या उनको पीएसए और भी जल्दी करवा लेना चाहिए कि यही 45 साल के परिवार में प्रोस्टेट कैंसर है तो 40-45 साल के बाद पीएसए कराना जरूरी है। उनको लाइफ स्टाइल, इससे सारे लोग को लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहिए। यदि जो लोग दिन में 2 घंटे एक्सरसाइज, योगा करते हैं, प्लेंटी ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स लेते हैं, सन एक्सपोजर लेते हैं और रेड मीट नहीं लेते हैं, एक्सेस ऑफ डेयरी फैट नहीं लेते हैं, स्मोकिंग नहीं करते हैं, उनमें पाया गया है कि प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क कम होता है। डॉक्टर साहब, ये तो हुआ कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर का। पहले हमने बात की थी एनलार्जमेंट में कभी कभी आपको सर्जरी के ज़रिए प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूव करना पड़ता है। प्रोस्टेट को रिमूव कर देते हैं तो उसके बाद उस व्यक्ति के लाइफस्टाइल में, उसके में क्या चेंजेस आती हैं? क्योंकि कुछ लोग घबराते हैं कि हाँ, अगर ये सर्जरी हो गई या हमारे में कुछ कमज़ोरी आ जाएगी। देखिए, ये जो नॉन कैंसर प्रोस्टेट के लिए, जैसे प्रोस्टेट के इनलार्जमेंट के लिए जो सर्जरी होती है
उसमें पूरी प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं निकाली जाती है। तो वैसे केस में आपने सर्जरी किया है तो केवल पेशाब की फ्लो इम्प्रूव करेगी, इन्फेक्शन नहीं होगी, क्योंकि उसमें प्रोस्टेट का बहुत सारा हिस्सा अभी भी रहती है, जिसमें प्रोस्टेट कैंसर भी डेवलप कर सकती है बाद में। ये जो दूरबीन से सर्जरी जो करते हैं, इंडोस्कोपिक सर्जरी जो होती है, लेजर सर्जरी होती है, वो जो ग्रो कर गया प्रोस्टेट, जो रुकावट डाल रही है, उस हिस्से को ही केवल हटाया जाता है। और उस हिस्से को हटाने से ये मतलब नहीं होता है कि प्रोस्टेट कैंसर नहीं हो सकती है या प्रोस्टेट बिल्कुल जड़ से हट गई है, क्योंकि कैंसर प्रोस्टेट की जो सर्जरी होती है और रोबोटिक सर्जरी होती है, उसमें प्रोस्टेट को जड़ से हटा दिया जाता है। लेकिन जो नॉन कैंसरस या सिंपल प्रोस्टेट इलार्जमेंट हो गई, जिसे बीपीएच या गदूदा कहते हैं, ऐसे केस में प्रोस्टेट का पिछले वाला हिस्सा पेरिफेरल पार्ट बॉडी के अंदर ही रहता है। जो पेशाब के रास्ते में प्रोस्टेट ग्रो कर गई है, केवल उसको काट छांट के रास्ता खोल देते हैं। लेकिन प्रोस्टेट का कुछ हिस्सा जो बची रहती है, उसमें 10 साल 20 साल कभी भी प्रोस्टेट कैंसर डेवलप कर सकती है। लेकिन जैसा आपने पूछा कि क्या इससे सेक्स पावर पे पुरुषों में इफेक्ट पड़ता है, तो हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है प्रोस्टेट सर्जरी के बाद जो इजेकुलेशन होती है, सेक्स जो होती है, उसमें जो इजेकुलेशन होती है वो ड्राई होती है। तो ड्राई सेक्स की प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए उन्हें कुछ यूज करना पड़ सकता है। दूसरा, इसमें एनर्जी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या लेजर एनर्जी यूज करते हैं। इसके कारण कभी कभी जो नर्व होती है, सेक्स पावर की जो नर्व होती है, वो इफेक्ट होती है, तो थोड़ी सी इरेक्शन की प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हम जो सर्जरी करते हैं नॉन कैंसरस प्रोस्टेट के लिए, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के लिए जो सर्जरी होती है, उसे हम यंग एज में अवॉइड करते हैं। लेकिन एब्सोल्यूट इंडिकेशन होता है तो हमें सर्जरी करनी पड़ती है। लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट का भी साइड इफेक्ट होती है, जैसे हमने पहले भी बताया कि डूटास्टेरॉइड से 2 से 4% पॉपुलेशन में सेक्स की प्रॉब्लम हो सकती है, इंपॉर्टेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में भी जीरो रिस्क नहीं है, 4-5% उसमें भी है, इसमें भी 20%, 15 से 20% रिस्क होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम के आखिर में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि पीएस से प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, पेशाब की प्रॉब्लम है, 45 से 50 साल की उम्र से ऊपर है, आपके कोई भी रिलेटिव हो जो पुरुष हो, क्योंकि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो पुरुषों में ही होती है, तो कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले पीएस से जरूर कराएं, किसी भी यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट जरूर करें। डॉक्टर संतोष कुमार, आपने एफएम लाइफलाइन कार्यक्रम में हमारे श्रोताओं को प्रोस्टेट की विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी दी और उनके उपचार के बारे में इतने सहज भाषा में समझाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही श्रोताओं, अपने साथी संजीव दोसांझ को कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। इस कार्यक्रम में हमें तकनीकी सहयोग दिया हमारे इंजीनियर रविंदर ठाकुर ने। नमस्कार। FM लाइफलाइन, लाइफलाइन, लाइफलाइन।